Hello dear students, welcome you all on my channel Maths Academy by Saurabh Parekh. In previous videos we have discussed about equation of planes. ठीक है, हमने प्लेन का इक्वेशन पढ़ा था प्रीवियस वीडियोज में. ठीक है, तो आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा. ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर और वो नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. ठीक है, तो बात करते हैं हम आज के वीडियो का जो पहला टॉपिक है दैट इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. ओके, तो कोई भी दो प्लेन है, ठीक है, उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये दोनों हथेलियां हैं, ठीक है ना, ये प्लेन है, तो इनके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा. ठीक है, और वो एंगल कैसे फाइंड आउट करें उसकी बात अपन यहाँ पे करेंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन प्लेन्स के इक्वेशन लिख लेते हैं. लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स. ठीक है, तो हाउ मेनी प्लेन्स वी हैव टू टेक हियर. टू प्लेन्स. मान लीजिए पहले प्लेन को P1 बोल दिया मैंने और उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, r डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1 मान लेते हैं. ठीक है, और जो दूसरा प्लेन है उसका इक्वेशन मान लेते हैं r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, d2. ठीक है, तो ये अपने पास दोनों प्लेन्स का इक्वेशन आ गया वेक्टर फॉर्म में. ठीक है, अब ये इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी. ठीक है, these two data will be given to you and you have to find angle between these two planes. ठीक है, आपको इन दोनों प्लेन्स के बीच में क्या फाइंड आउट करना रहेगा बच्चों, एंगल. ठीक है, उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आप देखते रहिए. मान लीजिए अपने पास एक प्लेन है जिसे अपन बोल देते हैं P1 प्लेन. ठीक है, ओके, और ये मान लीजिए अपने पास दूसरा प्लेन है P2. ठीक है, अब देखो प्लेन तो एक सरफेस हो गया. ठीक है, अपन को तो एंगल फाइंड आउट करना है, तो अपन ने स्ट्रेट लाइन में क्या किया था, वेक्टर्स का यूज किया था बच्चों, याद हो तो आपको, B1 वेक्टर का, B2 वेक्टर का. ठीक है, तो प्लेन के लिए जो वेक्टर्स ज्यादा यूजफुल रहते हैं वो कौन से हैं बच्चों, नॉर्मल वेक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पे अपन को नॉर्मल वेक्टर्स को रोल में लाना पड़ेगा. तो ये P1 प्लेन है. ठीक है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा बच्चों वो इसके परपेंडिकुलर होगा. दिस वेक्टर इज n1 वेक्टर. समझ में आ गया होगा सबको. ठीक है, सिमिलरली जो ये वाला प्लेन है P2, इसके परपेंडिकुलर हमने एक वेक्टर बना दिया बच्चों, दैट इज n2 वेक्टर. क्लियर है, और इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल ये क्या है बच्चों, थीटा. ठीक है ना, दिस इज एंगल बिटवीन दीस टू प्लेन्स एंड दैट इज थीटा. मान लिया अपन ने क्या है, ये एंगल थीटा. समझ में आ गया. अब देखो ये वाला पूरा एंगल कितना है बच्चों, 90. ये वाला पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा. समझ आ रहा है. अब बात करें अपन इस वाले एंगल की बच्चों, तो ये टोटल 90 है, ये एंगल टोटल कितना 90 माइनस थीटा ये है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, थीटा. क्लियर है. तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है बच्चों, अपन ने बोला है लेट एंगल बिटवीन प्लेन्स P1 एंड P2 इज थीटा. ठीक है, तो जो एंगल प्लेन के बीच में है वही अपन ने ज्योमेट्री से देखा कि वो किस किस के बीच में है, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के बीच में. ठीक है, तो जो एंगल दोनों प्लेन्स बना रहे हैं वही एंगल कौन बना रहे हैं, इनके नॉर्मल्स बना रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन प्लेन्स is equals to angle between their normal vectors. आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी. ठीक है, इसको और भी प्रैक्टिकली समझना चाह रहे हो तो आप जिस भी रूम में बैठे हो उस रूम की एक तो वॉल ले लो. मान लीजिए ये वाली वॉल है,
वो क्या है बच्चों, एक प्लेन है, ठीक है, और एक अपन ने ये फ्लोर ले लिया या फर्श ले लिया और एक ये दीवार ले ली, ठीक है। ये फर्श को अपन ने एक प्लेन मान लिया, इस दीवार को अपन ने एक प्लेन मान लिया। अब बात करें कि ये वाले दोनों प्लेन कितने डिग्री पे है, तो अपन बात करेंगे 90 डिग्री पे है बच्चों। क्लियर हो रहा है सबको? ये दीवार और ये फर्श कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों प्लेन्स के बीच में। अब इनके नॉर्मल के बीच की बात करते हैं, तो इस दीवार का जो नॉर्मल होगा बच्चों वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो ऐसे आएगा, ठीक है। फर्श का नॉर्मल होगा वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। तो जो एंगल दीवार और फर्श के बीच में है वही एंगल किसके बीच में हो जाएगा बच्चों, इन दोनों के नॉर्मल के बीच में, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे समझ सकते हो, ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो इनके नॉर्मल भी क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो इस चीज से अपन कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो एंगल प्लेन्स के बीच का होगा वही एंगल दोनों के नॉर्मल के बीच का होगा, ठीक है। तो यहां से अपन ने बोल दिया एंगल बिटवीन प्लेन्स इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स, ठीक है। अब वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना आता है बच्चों अपन को, कैसे करेंगे, वेक्टर वाले चैप्टर से सीखते आ रहे हैं अपन, ठीक है ना। cos थीटा का फॉर्मूला आपको याद हो तो देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता था, a वेक्टर डॉट b वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। तो ये था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या है, n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर, ठीक है। तो यहां से फाइनली अपन क्या लिख देंगे, हेंस एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है ना, दैट इज cos थीटा। और cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। तो मेरे ख्याल से आपको एक समझ में आया होगा डेरिवेशन कैसे किया अपन ने, ठीक है। तो ये होता है दो प्लेन्स के बीच में एंगल, ठीक है। इस पे अपन बच्चों मॉड्यूलस भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, मोड लगाया है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो हमेशा एक एक्यूट एंगल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, बाहर तो मॉड्यूलस है ना, तो उसके बाहर तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो cos थीटा आपको हमेशा आंसर 0 से 90 डिग्री के बीच में देगा, ठीक है। यानी कि इसके बीच में हमेशा कौन सा एंगल आएगा, एक्यूट, ठीक है। तो जो ऑब्ट्यूज वाला एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, दूसरा वाला 180 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ आ रहा होगा सबको, ठीक है। तो क्लियर है, आपको ये मॉड्यूलस लगा के ये एंगल फाइंड आउट करना है, ओके। ये थी वेक्टर फॉर्म में अपन ने कैसे एंगल फाइंड आउट करें वो सारी बातें, ठीक है। अब इसमें अपन एक नोट डाल लेते हैं। नोट क्या है, फर्स्ट ए P1 प्लेन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन P2। P1 प्लेन है वो P2 प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर भी क्या रहेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। या फिर ऐसे समझ लो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। ये अपन ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था। या फिर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री रखो आप, cos 90 का वैल्यू 0, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है तो यहाँ आ जाएगा। तो अपने पास कंडीशन क्या बची बच्चों, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इट इज कंडीशन व्हेन टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कोई भी दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो नॉर्मल वेक्टर आ रहे हैं आपके पास, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर कर दो आप, 0 के बराबर, ठीक है। सेकंड, एक प्लेन P1 एंड P2 आर पैरेलल। तो बेसिक बात है, दो प्लेन पैरेलल हो तो आप सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने दीवारों का ले लो, ठीक है ना। एक ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, दोनों पैरेलल दीवारें हैं, ठीक है। तो इनके जो नॉर्मल वेक्टर होंगे बच्चों वो भी क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे, ठीक है। यानी कि कोलिनियर होंगे। कोलिनियर वेक्टर्स को लिखने का तरीका क्या होता है हमेशा, hence n1 वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर। क्लियर है, मतलब n1 वेक्टर और n2 वेक्टर जो भी है आपके पास, उनके जो कोफिशिएंट्स है वो हमेशा सेम रेशियो में रहेंगे। जैसे एक है i प्लस जे प्लस के, तो दूसरा मान लीजिए 3i प्लस 3j प्लस 3k, इस टाइप से रहेंगे दोनों वेक्टर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, ओके। ये वेक्टर फॉर्म में अपन ने सोल्व किया। अब अपन इसको कार्टेशियन फॉर्म में और सोल्व कर लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में बच्चों इक्वेशंस, अच्छा आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में जनरल इक्वेशन थी। कार्टेशियन फॉर्म में जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन, क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म में, ax plus by
प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू क्या बच्चों 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्लेन बनाने हैं, तो पहला प्लेन ले लिया अपन ने a1 अक्ष प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन क्या ले लिया बच्चों अपन ने a2 अक्ष प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 इज इक्वल टू कितना बच्चों 0। ठीक है, तो ये दोनों प्लेन्स के इक्वेशन अपन को क्वेश्चन में गिवन रहेंगे और पूछा क्या जाएगा एंगल। ठीक है, तो यहां से अपन एंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों। तो देखिए आप यहां से cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर। तो अब आपको ये तो पता चलने लग गया होगा कि n1 वेक्टर इस प्लेन का क्या होगा, यानी कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो ये मेरा समझाया हुआ है कि जब भी x y z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो उस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a1 b1 c1 क्या हो गया बच्चों प्लेन p1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो क्या गया i कैप j कैप और k कैप लगा दो, समझ में आ गया होगा ये चीज। तो ठीक है, सिमिलरली अपन n2 वेक्टर की बात करें तो वो क्या आ जाएगा बताइए a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ये भी क्लियरिटी यही होगी आपको। ठीक है, तो यहां से अपन ने n1 और n2 को डॉट प्रोडक्ट किया। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों आप डॉट करो आराम से, काफी दिनों से करते आ रहे हैं अपन वेक्टर से। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर n2 अंडर रूट ऑफ कितना a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक बात, तो ये हो गया जब कार्टेशियन फॉर्म में अपन को इक्वेशन दे रखी हो तो एंगल कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, इसमें आपको a1 b1 c1 क्या है तो वो इस प्लेन p1 के डायरेक्शन रेशियोज है या फिर इसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है, दोनों एक ही बात है। a2 b2 c2 क्या है इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, या फिर x y z के जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं ना प्लेन की इक्वेशन में वो हमेशा उसके नॉर्मल वेक्टर के क्या होते हैं बच्चों डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, ऐसे अपन इसमें भी दो कंडीशंस बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने लिखा नोट 1 इफ प्लेन p1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन p2। ठीक है, तो p1 यदि p2 के परपेंडिकुलर होगा तो अगेन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, cos 90 कितना 0, डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 में चला जाएगा तो क्या बचा अपने पास a1 a2 ठीक है प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? ओके, सिमिलरली अपन नोट सेकंड की बात कर लेते हैं। If P1 is parallel, this is sign of parallel, okay, parallel to P2, then उस केस में क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में तो अपन A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, और जब कार्टेशियन फॉर्म की बात आएगी तो अपन ने बोला था कि कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2। क्लियर? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। ओके, तो इस टॉपिक में कोई नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, वही वेक्टर के बीच में एंगल जैसे फाइंड आउट किया करते थे वही कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, ओके, लेट अस हैव अ क्वेश्चन 1, फाइंड एंगल बिटवीन दीज प्लेन्स। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, P1 प्लेन दे रखा अपन को r डॉट i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और जो सेकंड प्लेन P2 है दैट इज r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप
इज इक्वल टू 7 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी 2k कैप लिख देते हैं, ओके। तो these are equations of plane and we have to find angle between these two planes, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 5 7 जो भी कांस्टेंट वाले पार्ट है, यानी कि जनरल फॉर्म में जो भी d वाले पार्ट है वो किधर भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर तो r वेक्टर डॉट के बाद में जो लिख रखा है दैट इज नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे comparing equations of planes with r dot n1 is equals to d1 and r dot n2 is equals to d2, क्लियर है। अब एंगल वाले फॉर्मूले में अपने काम की चीजें क्या है बच्चों, नॉर्मल वेक्टर्स है। तो ये नॉर्मल वेक्टर अपन ने लिख लिए, तो यहां से n1 वेक्टर क्या आ जाएगा बताइए, दैट विल बी i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। बात करें अपन n2 वेक्टर की, तो n2 वेक्टर विल बी दिस, ठीक है ना, r डॉट n1 इज इक्वल्स टू d1, ठीक है। यहां पे r डॉट n2 इज इक्वल्स टू d2, तो n2 कितना आ गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। हेंस एंगल बिटवीन P1 एंड P2 दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल, ठीक है, दैट इज cos थीटा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सबसे पहले मॉड्यूलस लगाया, अंदर क्या लिखा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर, फाइन, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले चलिए वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर देते हैं अपने यहाँ पे। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, मैग्नीट्यूड किसका, n1 वेक्टर कितना बच्चों, दैट इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, डॉट प्रोडक्ट n2 वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ओके, ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना तो अपन को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो दैट विल बी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो फ्रॉम हियर cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ, डॉट प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे, तो i कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2, तो 1 into 2 दैट इज 2, 2 into minus 3 that is minus 6, minus 2 into 6 that is minus 12 ओवर यहां से देखिए 4 plus 4 plus 1 that is 9 और रूट ऑफ 9 कितना होता है बच्चों 3 into यहां से 36 plus 30 that will be 49, तो ये हो जाएगा 7, ओके। तो फ्रॉम हियर cos थीटा इज इक्वल्स टू, आई एम राइटिंग हियर, ओके, cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 minus 6 that is minus 4, it will be minus 16 over 21 मॉड्यूलस में, ठीक है। तो फ्रॉम हियर cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 16 over 21, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू अपन को नहीं पता कि कितने डिग्री पे cos का वैल्यू इतना होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा इनवर्स फॉर्म में लिखा जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू कितना बच्चों cos इनवर्स ऑफ 16 over 21 and what is theta? Theta is angle between these two planes, okay. By the way यहाँ पे मान लीजिए 1/2 आ जाता तो we know this angle, ठीक है ना, कि cos कि कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो वहां पे थीटा का वैल्यू डायरेक्ट डिग्रीज में लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू तो पॉसिबल है cos का, cos की रेंज -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये तो वैल्यू कितनी है 16/21, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। We are writing second part of this question. Okay, see, second part में अपन को इक्वेशंस दे रखी है 2x minus 3y plus 6z is equals to 5, okay, and second equation is 2x minus y minus 2z
प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैंने प्लस 7 इधर इसलिए लिखा है जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है ना, इक्वल में रहे चाहे यहाँ पे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में आपको पता है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ से n1 वेक्टर निकाल लो और n2 वेक्टर निकाल लो और वेक्टर फॉर्म वाला ही फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, ऐसे ही समझ नहीं आ रहा आपको तो आप आराम से इसको कंपेयर करो किससे, तो लेट अस डू द सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग प्लेन्स P1 and P2 with इक्वेशंस क्या होती है जनरल फॉर्म में, a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equals to 0। क्लियर, इनसे कंपेयर किया तो यहां से x का कोफिशिएंट इज a1 दैट इज 2, b1 कितना आ जाएगा बच्चों -3, c1 आ जाएगा यहां से 6। ठीक है, सिमिलरली बात करें अपन यहाँ पे a2 की तो a2 विल बी 2, b2 कितना आ जाएगा दैट इज y कोफिशिएंट। ठीक है, तो दैट विल बी -1 और c2 कितना आ जाएगा अपने पास -2। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर ये +7 है इसको उधर लेके जाओ तो ये -7 बनेगा, फिर अपन माइनस इधर ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे माइनस इधर ट्रांसफर करोगे तो एक्चुअली में जो फॉर्मूला है उसमें अपन ने मॉड्यूलस लगाया है। ठीक है, तो माइनस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ किसके कोफिशिएंट देखो, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स देखो, वो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, चलिए अब कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं आप एक फॉर्मूले से काम चलाना चाहो तो उससे भी चल सकता है, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ठीक है, बस आपको ये पहचान में आना चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल वेक्टर कौन सा होता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया बार बार कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ठीक है, ओके ओके, चलिए इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। फाइन, put all the values in this formula. So cos theta is equals to a1 into a2 that is 4, you can multiply it, यहां से आ जाएगा प्लस -3 into -1 that is 3 प्लस 6 into -2 that will be -12, okay, over under root of this square plus this square plus this square that will be 49, okay, you can evaluate it by yourself also, ठीक है, and this will be 9. So from here cos theta will be equals to modulus of 4 plus 3 minus 12 that will be -5 over 7 into 3, तो यह आ जाएगा बच्चों 5 over 21। तो फ्रॉम हियर थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 5 over 21। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको एंगल बिटवीन टू प्लेन्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ प्लेन्स r वेक्टर डॉट लैम्डा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 5 एंड r डॉट 2i माइनस लैम्डा, चलिए यहाँ पे 3j कर देते हैं, माइनस 3j कैप माइनस लैम्डा इंटू k कैप इज इक्वल टू 6 r परपेंडिकुलर। तो बच्चों अपन को क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, देखिए these two planes, this plane and this plane both are perpendicular to each other। ठीक है,
तो अब तो अपन पहचान ही सकते हैं कि इसमें नॉर्मल वेक्टर कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन n1 वेक्टर की बात करते हैं। तो क्या है बच्चों, लेमडा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। सबसे पहले अपन यही कर लेते हैं। n2 वेक्टर कितना आएगा बच्चों, दैट विल बी 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस लेमडा k कैप, ठीक है। अब ये भी दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है, सिंस p1 इज परपेंडिकुलर टू p2, ठीक है। तो आप बाय द वे कुछ भूल भी जाते हो फॉर्मूला वगैरह, तो भी ऐसे आराम से जिस रूम में बैठे हो उसका एक फर्श ले लेना, एक दीवार ले लेना, ठीक है। तो वॉल एंड फ्लोर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनके जो नॉर्मल वेक्टर्स होंगे वो भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इस दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट क्या करना रहता है बच्चों, अपन को 0, ठीक है। वैसे मैं कंडीशन आपको लिखवा भी चुका हूं, ठीक है। तो यहां से इन दोनों का डॉट अपन ने क्या कर दिया, 0। तो n1 वेक्टर क्या बच्चों, लेमडा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस लेमडा k कैप इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, ठीक है। चलिए डॉट करते हैं यहां से। तो दिस विल बी 2 लेमडा, क्या आ जाएगा 6, और यहां से आ जाएगा माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर माइनस लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो लेमडा का वैल्यू आएगा बच्चों वो क्या आएगा, 6, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लेमडा का वैल्यू 6 होगा ना, तब जाके ये दोनों प्लेन्स क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब ऐसा इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में मान लीजिए इक्वेशन है 3x माइनस लेमडा वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5, ठीक है। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है लेमडा x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। These two equations are given to you in Cartesian form, और साथ में बता रखा है these are perpendicular planes, then find value of lambda, ठीक है। अपन को lambda का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगेन वही बात है, ठीक है। सबसे पहले वो कंपेयर करोगे तो यहाँ से a1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 3, b1 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, माइनस लेमडा, c1 का कितना आ गया 2, ठीक है। सिमिलरली सेकंड प्लेन से a2 का वैल्यू कितना है लेमडा, b2 का वैल्यू कितना है बच्चों माइनस 2, और जो c2 का वैल्यू आया दैट इज 4, क्लियर है। सिंस परपेंडिकुलर p1 इज परपेंडिकुलर टू p2, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या आती है कार्टेशियन फॉर्म में, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0। तो a1 into a2 दैट इज 3 लेमडा, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 2 लेमडा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया दैट इज प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर 5 लेमडा प्लस 8 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0, ठीक है। तो यहां से जो लेमडा का वैल्यू आएगा दैट विल बी -8/5, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्लियर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अच्छे क्वेश्चंस तो अपन एक अलग से वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। Okay, let us move on. Okay, our next topic is equation of a plane passing through intersection line of two given planes. फर्स्ट प्लेन इज आर वेक्टर, चलिए इतना ही डालते हैं, इक्वेशंस बाद में लिख लेंगे, ठीक है। बिटवीन टू गिवन प्लेन्स। तो सबसे पहले तो बच्चों इस टॉपिक का मतलब समझे आप, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए
मान लीजिए अपने पास कोई भी दो प्लेन्स है, ठीक है, तो जैसे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो वो हमेशा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, वहां पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है लाइन, ठीक है। लेकिन यदि दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा एक लाइन होगी, ठीक है ना। दो प्लेन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट थोड़ी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दीवार है और ये फर्श है, तो जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे एक लाइन जरूर बनेगी बच्चों। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। ये दो प्लेन्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, एक लाइन बनेगी, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्शन लाइन है, देखो ना, ये इंटरसेक्शन लाइन, ठीक है, इससे पास होने वाले तो बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। क्लियर है। मान लीजिए जो भी आप बुक पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसके जो फ्रंट कवर और बैक कवर है, वो मान लीजिए अपन को दो गिवन प्लेन्स दे रखे हैं, ठीक है, तो दोनों जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे एक लाइन बनी, और उस लाइन से निकलने वाले तो इनफाइनाइट पेजेस हैं। इनफाइनाइट मींस जितने भी आपकी बुक में पेजेस है, ऐसे बहुत सारे पेज हो सकते हैं, ठीक है। तो पेज क्या है, अपने आप में प्लेन शिप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको दो प्लेन्स गिवन रहेंगे और उनके इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाले फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है ना, बहुत सारे प्लेन्स की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं आपको। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए बच्चों अपने पास ये एक प्लेन है, समझ आया सबको, ठीक है। ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। एंड सपोज ये अपने पास एक दूसरा प्लेन है, ठीक है, ये P1 है और ये क्या है बच्चों, P2 प्लेन है, ठीक है। दोनों की इक्वेशंस अपन को क्वेश्चन में गिवन रहेंगी, ठीक है। तो P1 प्लेन की इक्वेशन अपन वेक्टर फॉर्म में मान लेते हैं, r डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1, ठीक है। P2 की इक्वेशन मान लेते हैं, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d2, ठीक है। तो ये तो प्लेन P1 और ये क्या है P2। अब ये जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे एक इंटरसेक्शन लाइन बनी और इससे जाने वाले फैमिली ऑफ प्लेन्स, समझ में आ रहा है, प्लेन्स के फैमिली होंगे ना बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स होंगे, क्लियर है। ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स रहेंगे। तो इन इनफाइनाइट प्लेन्स की ये प्लेन की प्रॉपर्टी क्या है, ये इस लाइन से जा रहे हैं। कौन सी लाइन से जा रहे हैं, जो आपको गिवन प्लेन है ना क्वेश्चन में, उनके इंटरसेक्शन लाइन से, ठीक है। तो इन प्लेन्स की अपन इक्वेशंस कैसे लिखें, तो वो यहाँ पे अपन सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है, लिख देता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, बहुत सारे प्लेन्स की, क्लियर है, पासिंग थ्रू intersection line of given planes, intersection line of given planes P1 and P2 is given by, क्लियर है। तो बच्चों इसकी इक्वेशन देने के लिए आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो और बीच में क्या यूज कर लो, लेमडा, ठीक है। तो इनकी इक्वेशंस को ऐसे लिख जाती है, r वेक्टर डॉट, यहां पे लिखते हैं बच्चों अपन n1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स n2 वेक्टर, समझ में आ गया, इज इक्वल्स टू इधर लिख देंगे हम d1 प्लस लेमडा टाइम्स d2, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ये क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो कहां से पास हो रहा है, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन्स की इक्वेशन है, ठीक है। अब ये प्लेन्स कैसे बनेंगे, ऑब्वियस बात है, लेमडा है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हियर लेमडा इज पैरामीटर। लेमडा कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं है बच्चों, ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। ये एक पैरामीटर है, यानी कि वेरिएबल ही मान लो इसको, ठीक है। इसका वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे अपन ने 1 रखा, क्लियर है, 2 रखा, 2.5 रखा, 3.1 रखा, 100.1 रखा, 1000 रखा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपने पास अलग अलग प्लेन्स के इक्वेशन आएंगे, और वो सारे प्लेन्स ये इनफाइनाइट प्लेन्स में से एक प्लेन है, ठीक है ना। बहुत सारे प्लेन्स की इक्वेशन आती रहेंगी जैसे जैसे अपन लेमडा का वैल्यू चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, वो किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा,
आपको इन दोनों प्लेन्स का इक्वेशन देके रखेगा, बोलेगा इन दोनों प्लेन्स यानी कि P1 और P2 के इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, क्लियर है? यहां तक का यदि क्वेश्चन है तो उसमें लेमडा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और उस लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। वो कैसे? सबसे पहले बोल देगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन लाइन ऑफ प्लेन P1 एंड P2 एंड आल्सो पासेस थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, मतलब कोई भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, अब यदि वो एक पॉइंट भी दे दिया अपन को कि इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से तो जा ही रहा है और साथ में वो प्लेन इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तब तो वो प्लेन क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिक हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो पॉइंट दे रखा है वो अपन को लेम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दे रखा है। क्लियर है? तो ये अपन क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, पॉइंट भी दे सकता है, ऐसे बोल सकता है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाला जो प्लेन है वो एक कोई दूसरे प्लेन की इक्वेशन देके बोलेगा कि इसके परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी इजी है। ठीक है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कंपटीशन में बनते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाली प्लेन की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली इफ इक्वेशंस आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म में बात कर रहा हूं बच्चों? मैं कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन किस टाइप की होंगी? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेकंड प्लेन का इक्वेशन कैसा होगा बच्चों? a2x प्लस d2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये क्या हो गया? सेकंड प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, तो इस बार इन दोनों के अच्छा फर्क क्या है दोनों में? यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन थी और यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाले प्लेन्स की इक्वेशन कैसे लिखेंगे तो वो देखिए। ठीक है, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन्स या फैमिली ऑफ प्लेन्स भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है ना, प्लेन्स का परिवार है ये एक तरह से। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, जहां पे कट कर रहे हैं। ठीक है ना, इंटरसेक्शन लाइन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2 इज गिवन बाय, मैंने बोला आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है बीच में लैम्डा यूज करके। ठीक है, तो यहां से वो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 0। दिस इज a2। ओके, तो ये उस फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन है जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। ओके, let us take first question. Find equation of a plane which passes through intersection line of planes P1, that is r dot I minus j plus k is equals to 5 and
P2 दैट इज, अच्छा P1 P2 जरूरी नहीं क्वेश्चन में लिखे हुए मिले आपको, ठीक है, ये मैं मेरी तरफ से लिख रहा हूँ, ठीक है, इनके नेम, जिससे कि बार बार इनके इक्वेशंस को लिखने की जरूरत नहीं रहे, ठीक है। सेकंड है दैट इज R डॉट 2I माइनस J प्लस 3K इज इक्वल्स टू -7। ओके, क्या लिख दिया आपने, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू इंटरसेक्शन लाइन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2 एंड also passes through 1,1,1, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। ओके, तो अपन को बच्चों एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखने का तरीका सीखते हैं अपन। पहले प्लेन का इक्वेशन क्या है, r डॉट n1 इज इक्वल्स टू d1, ठीक है। दूसरे प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n2 इज इक्वल्स टू d2, क्लियर है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन अभी लिखा था अपन ने, क्या लिखना है, नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में लैम्डा ऐड कर दिया अपन ने, और इधर भी अपन ने कांस्टेंट्स के बीच में भी लैम्डा ऐड कर दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे अपन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection line of planes P1 and P2 each। तो क्या हो जाएगी, देख लीजिए आप इधर r वेक्टर डॉट, देखिए ये n1 वेक्टर है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। ये n1 वेक्टर लिख दो आप, that is I cap minus J cap plus K cap। ये क्या आ गया बच्चों, n1 वेक्टर। फिर क्या करना अपन को, प्लस लेम्डा टाइम्स, अब बात करते हैं अपन किसकी, n2 वेक्टर की। तो n2 वेक्टर ये रहा, तो ये लिखा अपन ने, that is 2I cap minus J cap plus 3K cap। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। इक्वल के बाद में क्या लिखना अपन को, d1, d1 क्या बच्चों 5 प्लस लेम्डा टाइम्स d2, ठीक है। तो लेम्डा इंटू -7 आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -7 लेम्डा, ठीक है। तो ये उस प्लेन, उन फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है, ठीक है। लेकिन अपन को तो यूनिक प्लेन चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन बोला है ना उसने। तो साथ में एक इंफॉर्मेशन और दी है कि ये प्लेन कहां से पास हो रहा है बच्चों, 1,1,1 से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा और सोल्व करना है, ठीक है ना। और कैसे सोल्व करोगे, मतलब आई कैप के कोफिशिएंट एक जगह कर लो, जे कैप के कोफिशिएंट एक जगह कर लो, ठीक है ना। ये आपका हमेशा प्रोसीजर होना चाहिए, ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो आई कैप के कोफिशिएंट एक जगह किए तो क्या आ गया बच्चों, यहाँ से तो 1 कॉमन आएगा और यहाँ से 2 लेम्डा, तो ये हो गया 1 + 2 लेम्डा इनटू कितना, आई कैप। जे कैप के साथ बोलो कितना आएगा, दैट विल बी -1 माइनस लेम्डा इनटू कितना बच्चों, जे कैप। सिमिलरली के कैप के साथ बताइए, दैट विल बी 1 + 3 लेम्डा इनटू कितना, के कैप। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 5 - 7 लेम्डा, क्लियर। अब ये जो प्लेन है अपने पास, ठीक है ना, इसको अपन ने अच्छे से लिख लिया। सिंस दिस प्लेन also passes through 1,1,1, so this point should satisfy equation of plane, ठीक है ना भाई। प्लेन पे ये पॉइंट भी है 1,1,1, ठीक है। तो ये प्लेन की इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, यानी कि इसमें x का वैल्यू कितना 1, y का वैल्यू कितना 1, z का वैल्यू कितना 1, वो यदि इस प्लेन की इक्वेशन में अपन रखें तो अपने पास ये दोनों साइड क्या आनी चाहिए बच्चों, इक्वल आनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि वेक्टर फॉर्म में ये 1,1,1 कहां रखें। कार्टेशियन फॉर्म में तो अपन x y z की जगह पे 1,1,1 रख लेंगे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में x y z कहां छिपे बैठे हैं, तो वो अपन को पता है बच्चों कहां पे है, r वेक्टर में है। क्योंकि r वेक्टर को क्या लिखा जाता है बताओ, सिंस r वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, समझ आया, ठीक है।
तो यहां से अपन को r वेक्टर में जो भी x y z है उसकी जगह क्या रखना है 1,1,1। ठीक है, तो अब बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। आप खुद देख सकते हैं अपन वी आर जस्ट सेटिस्फाइंग दैट पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इतना लिखने के बाद में क्या है डॉट, आगे क्या है बच्चों, आगे है 1 प्लस 2 लेमडा इंटू आई कैप प्लस -1 माइनस लेमडा इंटू कितना जे कैप, देन आपका क्या है बच्चों 1 प्लस 3 लेमडा इंटू के कैप। आई समझ में आ गया होगा यहां तक। इज इक्वल टू कितना बच्चों 5 माइनस 7 लेमडा। फाइन, चलिए अब इनका डॉट करते हैं अपन, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 और यहां से 1 प्लस 2 लेमडा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 1 प्लस 2 लेमडा। आगे इसको मल्टीप्लाई किया तो दैट विल -1 माइनस लेमडा, समझ आ रहा होगा। फिर के कैप को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू कितना 5 माइनस 7 लेमडा। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा 5 लेमडा, 5 लेमडा माइनस लेमडा दैट इज 4 लेमडा। यहां इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा बच्चों +1, उधर 5 माइनस 7 लेमडा, समझ आ रहा है। तो यहाँ से लेमडा को इधर ट्रांसफर किया तो ये आ गया 11 लेमडा इज इक्वल टू 4। तो जो लेमडा का वैल्यू वो कितना आ गया 4/11। और ये जो लेमडा का वैल्यू है यही तो प्लेन को क्या बनाएगा यूनिक बनाएगा। अभी लेमडा का वैल्यू पुट कहाँ करना है अपन को, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे अपन आराम से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। अभी अपन को सिर्फ और सिर्फ इसमें लेमडा का वैल्यू पुट करना है, वहां से अपने पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? ओके, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो लिखेंगे पुटिंग value of lambda is equals to 4/11 in equation number 1। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो आप, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों r वेक्टर डॉट पॉइंट सेटिस्फाई करने के पीछे यही तो रीजन था कि लेमडा का वैल्यू है अपने पास, वो वैल्यू वापस यहाँ पे पुट कर देंगे अपन प्लस लेमडा, लेमडा कितना बच्चों 4/11 इंटू कितना 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू उधर कितना आ गया 5 माइनस 7 इंटू 4/11। क्लियर? ठीक है, 11 एलसीएम आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा r वेक्टर डॉट 11i कैप माइनस 11j कैप प्लस 11k कैप। क्लियर है? आगे 4 से मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी 8i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12 टाइम्स k कैप। ठीक है, अच्छा ये 11 जो एलसीएम वाला था वो उधर भी 11 ही एलसीएम आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर क्या बचा, क्या बच गया अपने पास 55 माइनस 28, 11 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या है बच्चों r वेक्टर डॉट 11i प्लस 8i दैट इज 19i कैप माइनस 11j माइनस 4j दैट विल बी माइनस 15 टाइम्स j कैप 11k कैप प्लस 12k कैप दैट विल बी 23 k कैप इज इक्वल्स टू 55 माइनस 28, तो ये बच जाएगा बच्चों 27। क्लियर? तो ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। या फिर अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, इट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। विच वन? दिस वन। ठीक है ना, इट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच passes थ्रू intersection line of these two planes and also passes through 1, 1, 1। ठीक है, 1, 1, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, रख के देख लेना। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले जो भी प्लेन्स होंगे उसमें हमेशा आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी, और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमेशा क्या काम आएगी, लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करने के। ठीक है, ओके। अब बच्चों को सुना था सर यही क्वेश्चन यदि कार्टेशियन फॉर्म में आ जाता तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता बच्चों, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा ये अलग से अलग प्रोसेस बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अच्छा जी, दूसरे प्लेन का इक्वेशन यदि कार्टेशियन फॉर्म में लिखे तो दैट इज 2x
माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू कितना -7। क्लियर है? इनको इधर शिफ्ट करो तो कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा दोनों साइड लगा देना। ठीक है, अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाले लाइन की इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे लैम्डा लगा के और x y z की जगह क्या पुट कर देंगे ये पॉइंट, उससे लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। सेम प्रोसीजर है। ठीक है, यहां से भी डायरेक्ट आप कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट कर देते हैं, तो वो क्या आ जाएगी बच्चों, 19x - 15y + 23z इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म। ओके ओके, मूविंग अहेड, अपन एक क्वेश्चन और लेंगे इसमें बच्चों। Okay, let us take next question. Find equation of plane which, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, which contains intersection line of प्लेन्स। इस बार कार्टेशियन फॉर्म का कर लेते हैं इक्वेशन, 3x - 2y + z - 5 इज इक्वल टू +5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - y + 3z - 7 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स इंटरसेक्शन लाइन ऑफ these two planes and perpendicular to the plane x plus y minus z is equals to 5। ठीक है, तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसको कैसे डील करेंगे अपन। सबसे पहले तो ये समझना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच कंटेन्स इंटरसेक्शन लाइन ऑफ प्लेन्स। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि आपको ये जो दो प्लेन्स के इक्वेशन दे रखे हैं बच्चों यहाँ पे, समझ में आ रहा है? ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन को कंटेन करना या वहां से पास होना एक ही बात है। ठीक है, तो उससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करो, और वो प्लेन इस प्लेन के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो लेट अस सोल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन लाइन ऑफ प्लेन्स। चलिए मैं इनको P1 और P2 दे देता हूं नाम। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन में मान लेना। ठीक है ना, क्वेश्चन में तो मत लिखना है वापस से। ठीक है ना, इंटरसेक्शन लाइन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2 इज, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, देखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। 3x - 2y + z + 5, ये लिख दिया इक्वेशन, प्लस लगाओ, लैम्डा लगाओ, फिर दूसरे प्लेन का इक्वेशन 2x - y + 3z - 7 इज इक्वल टू, उस साइड में कितना आ जाएगा बच्चों, 0 + 0 लैम्डा, दैट इज 0। क्लियर है? अब इसको वैसे अरेंज करेंगे अपन यहाँ पे, तो x के कोएफिशिएंट्स एक जगह करो, तो दैट विल बी 3 + 2 लैम्डा * x, फिर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस, उसको मैं प्लस ही रहने देता हूँ, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, -2, और उधर y का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस का लैम्डा * y। एम आई राइट? -2 - लैम्डा * y। ठीक है, देन आफ्टर z के साथ में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 लैम्डा इंटू कितना, z, और यहां से आ जाएगा बच्चों 5 - 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये उस प्लेन का इक्वेशन हो गया, यानी कि ये फैमिली ऑफ प्लेन्स आ गया। ठीक है ना, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो प्लेन है वो इसके भी क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं अपन P3 प्लेन मान लेते हैं। ठीक है, लेट इट इज प्लेन
P3, ठीक है, और इसको मान लिया अपन ने P4। तो अपन क्या लिख देंगे, सिंस प्लेन P3 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन P4, ठीक है। और हमेशा इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से, चाहे वो पॉइंट की फॉर्म में हो, चाहे वो प्लेन की फॉर्म में हो, चाहे अदर इंफॉर्मेशन हो, हमेशा उस इंफॉर्मेशन से किसका वैल्यू आएगा, लेमडा का वैल्यू, ठीक है। तो प्लेन P3 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन P4, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा लेते हैं, अभी सीखा अपने एंगल में प्लेन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू कितना, 0। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहां से x y z के कोफिशिएंट आपको पता है, ये हो गया A1 B1 C1, तो इनको लिख दो आप, दैट इज 3 + 2 लैम्डा। B1 कितना है बच्चों, -2 - लैम्डा। C1 कितना है, 1 + 3 लैम्डा। क्लियर है, ओके। A2 B2 C2 और देख लो आप, दैट इज 1 1 -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 + 1 + into -1 इज इक्वल टू क्या करना आपको, 0, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व इट, दिस विल बी 3 + 2 लैम्डा -2 - लैम्डा, ठीक है, -1 - 3 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, ओके। तो ये 2 लैम्डा और ये हो गए -4 लैम्डा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा। क्लियर हो गया बच्चों, दिस विल बी -2 लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे 3 और ये सब कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू कितना, 0। समझ आ रहा है। तो यहां से जो लैम्डा का वैल्यू आएगा बच्चों, वो कितना आ गया अपने पास, 0, ओके। तो ये वैल्यू अपन कहां पुट कर देंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो लेट अस पुट दिस वैल्यू, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू, इसको 1 मान लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू पुट करना ज्यादा अच्छा रहेगा ना, वाइज डिसीजन रहेगा। यहाँ पे अपन को 3-4 जगह पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही जगह पुट करना पड़ेगा। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये 0 आ गया, हालांकि 0 आता नहीं है बेसिकली, ये तो अपन ने मन से कुछ भी क्वेश्चन लिखा है इसलिए ऐसे वैल्यू आ गया, अदरवाइज लैम्डा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा आपके पास, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 3x - 2y + z + 5 इज इक्वल टू 0, मतलब वही प्लेन आ गया, ठीक है ना, P1 प्लेन ही आ गया, ओके। क्लियर है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको यदि ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 12th में पढ़ रहे हैं, उनको जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी बेनिफिट ले सकें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है मैथ्स एकेडमी बाय सौरभ पारिक, ओके। नेक्स्ट वीडियोस में, अच्छा, आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप यहाँ इधर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जिनके पास पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं वो व्हाट्सएप पे डाउट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।